हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 9 की बात करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो एक्सप्लेन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है और हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है, इस चीज के बारे में हम जानकारी लेंगे। और वेस्पर थ्योरी जो थी वो यहाँ पे मतलब उससे ज्यादा बढ़िया हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, ये वाली बात भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अपने 2 लेक्चर आने वाले हैं, एक ये और एक इससे नेक्स्ट। ठीक है, 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। हम छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके भी मैसेज आते हैं कि सर थोड़ी छोटी वीडियो बनाया करो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी छोटी वीडियो करने की। तो देखिए, बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है भाई, कि एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन होते हैं टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब वो क्यों बने उसके बारे में जानेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो ये तो बात मैंने बता दी हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। अभी हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत क्या पड़ी, कि क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है। ठीक है, वैसे थोड़ी बात मैं अभी बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई सबूत नहीं हमारे पास कि हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम प्रूफ नहीं कर सकते कि हाइब्रिडाइजेशन हुई है। ये क्या है, ये एक मतलब किसी ने प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको थियोरेटिकली कहते हैं कि ऐसा होता होगा। वो क्यों कहते हैं वो देखिए। ठीक है, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जरूरत कहां पड़ी हमें हाइब्रिडाइजेशन की, कैसे हम बात करने लगे हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने बॉन्डिंग ऑफ CH4 एक्सप्लेन करूं तो इसके करते करते आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत क्यों थी। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यहाँ पे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रल एटम है। ये क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि इसका एटॉमिक नंबर होता है Z6 होता है इसका। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p 2। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 और 2। ठीक, अभी ये क्या है, इनर सेल है। देखो 1 लिखा है तो ये अंदर की सेल और 2 2 लिखा है तो ये आउटर सेल है। ठीक है, तो इनर सेल तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी नहीं, तो ये तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं, तो हमें किससे लेना देना है, हमें लेना देना आउटर सेल से। ठीक है, इतनी बात होगी। अभी देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। ठीक है,
ये है 2s2 और ये 2p2। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, किसकी? कार्बन। अभी क्या है, अगर ग्राउंड स्टेट के हिसाब से देखें तो सिर्फ ये दो ऑर्बिटल अनपेयर्ड हैं, और इस हिसाब से देखें तो कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि इसके 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। पर हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। कार्बन टेट्रावैलेंट है, एक बात। ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो ये टेट्रावैलेंट कैसे हुआ उसकी बात करता हूं मैं पहले। देखिए अभी क्या है, अगर S की 2s की एनर्जी इतनी है ना, 2s की एनर्जी अगर इतनी है तो 2p की एनर्जी ज्यादा आई नहीं होती। ठीक है, एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप होता है। क्या होता है? स्मॉल एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो जो कि नॉर्मल कंडीशन जो होती है वो अचीव कर लिया जाता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन पे यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 3 ऑर्बिटल में ऐसे। अब क्या हुआ, इसका एनर्जी गैप ज्यादा ना होने के कारण क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया ऐसे। ठीक, तो ऊपर भी अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको कहते हैं हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब 4 बॉन्ड बन सकते हैं। पर जबकि पहले क्या बन रहे थे, सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे थे, तो 2 वैलेंसी पहले सिर्फ 2 हो सकती थी, अब क्या होगी 4। तो अभी अगर हम बात करें कि यहाँ पे किस केस में एनर्जी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है, किस केस में इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकता। तो जब एनर्जी गैप कम होगा तो ये एक्साइट कर सकता है, ऊपर जा सकता है, और एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो ये नहीं जा सकता। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखें, S और P में एनर्जी गैप कम होता है तो आसानी से जा सकता है। पर जब S से D में जाना होगा, S से D में जाना होगा या फिर P से D में जाना होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। उन कंडीशंस की मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। और इसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड नहीं बनते। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि PH5 क्यों नहीं बनता। ठीक है, ये फिर ये कहा जाता है कि SH6 क्यों नहीं बनता जबकि SF6 बनता है। तो वो सारे यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सस्पेंड कर रहा हूँ, इस टॉपिक को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए देखो यहाँ पे ये हो चुका है। अब क्या है, S का ऑर्बिटल और P का ऑर्बिटल जो है ना बॉन्डिंग कर रहा है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कार्बन में। तो आगे और समझते हैं। देखिए, मैं अगर इसको साफ करके और ज्यादा चीजें समझाना चाहूँ आपको तो क्या है, यहां पे एक S का ऑर्बिटल है और 3 P के ऑर्बिटल है। एक P का ऑर्बिटल ऐसा होगा मान लो। ठीक है, एक P का ऑर्बिटल ये हो गया और एक P का ऑर्बिटल पीछे गया हुआ और ये आगे आया हुआ है। ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो देखो जो यहाँ पे ऐसे होता है उसको तो हम PZ मानते हैं, इसको मान लो PX और इसको मान लो PY। ठीक है, और ये 2S है और ये 2PX वगैरह है। अब ये ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल कार्बन के ही है, तो कार्बन अगर ये है तो कार्बन का S ऑर्बिटल ये होगा। ठीक है, और यहीं पे कुछ P ऑर्बिटल भी ऐसे होगा। ठीक है,
और ये पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्या है, मतलब है ये आगे वाला लोब तो बाहर की तरफ ऐसे आपकी तरफ आया हुआ है और ये पीछे की तरफ गया हुआ है। ये पी वाई है, ये पी जेड है और ये पी एक्स है और ये एस ऑर्बिटल है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं CH4 की बात कर रहा था, CH4 कैसे बनता है, ठीक। तो CH4 अगर बनाना चाहें यहाँ पे तो क्या होगा बेटा जी, मैं यहाँ पे देखो मैंने अभी ऐसे किया था, ये कर रखा है, तो यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे एक एच यहाँ पे आएगी, एक एच यहाँ पे आएगी, एक एच यहाँ पे आएगी और एक एच यहाँ पे आएगी। ऐसे जुड़ के ये कार्बन के साथ में 4 एच जुड़ जाएंगी तो CH4 बन जाएगा। सही है। अच्छा इतनी बात तो होगी। अभी क्या है, अगर मैं इन P के साथ में H और H जोड़ दूं तो आपको पता है PX, PY और PZ में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। PX ठीक है, PY और PZ में कितना बॉन्ड एंगल है, इनमें बॉन्ड है, सॉरी एंगल कितना है, एंगल है इनमें ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आके लगे, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है, तो ऐसे लग जाए तो हाइड्रोजन की जो है वो आपस में कितने बॉन्ड एंगल पे होगी, 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए थी। और एक हाइड्रोजन आए इस एस के तरफ, ये जो एस है यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके अगर लग जाए, ये हाइड्रोजन लगी, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इनसे डिस्टेंस बना के रखेगी। तो कहने का मतलब ये है एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन और तीसरी हाइड्रोजन, ये तो 90 डिग्री के एंगल से लगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे लगी और एक हाइड्रोजन क्या करेगी, पूरा स्पेस उसको अकेली को मिल जाएगा, ये जितना भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसा होता तो सभी हाइड्रोजन के बीच में, 3 हाइड्रोजन के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होता और एक हाइड्रोजन और बहुत ज्यादा खुले स्पेस में होती है। जैसे स्पेयर में आपको पता है, स्पेयर में ये 90 डिग्री में तो 3 हाइड्रोजन आ जाती है, बाकी के जो 270 डिग्री है उसमें क्या आती है, एक ही हाइड्रोजन आती है। पर ऐसा तो नहीं है, हमें पता है CH4 में क्या है, CH4 में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का कुछ है, ठीक है। इतना बॉन्ड एंगल है, इतनी बात तो हमें पता है। अगर इतना बॉन्ड एंगल है तो वो तो हम इस चीज से तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि P के साथ आके लगी वो कौन, हाइड्रोजन, और S के साथ आके सीधा लगी, इस चीज से तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो हम एक्सप्लेन कैसे करें भाई, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर पॉलिंग ने एक तरीका बताया, उसने ये बताया कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है 2p और 2s, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग करने से पहले, जब इनके साथ कोई बॉन्डिंग करने आता है तो ये पहले हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, और हाइब्रिडाइज होने में ये अपने कैरेक्टर एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइज होने में क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर एक्सचेंज करते हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं कि कैसे इसका इजाद हुआ। तो देखिए अभी तक तो बात ये समझ में आई है कि भाई पहले सिंपली हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कैसे बने, CH4 या फिर कोई भी जो है मॉलिक्यूल बना है उसको हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे सिंपली। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, वो है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बात करने लगे। अब क्या हुआ, 2s की एनर्जी इतनी थी, ठीक है, 2p की एनर्जी इतनी थी। अब क्या हुआ भाई, ये ऐसे तो वही रखे थे, आपने देख लिया था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दोनों बंदे हाइब्रिडाइज हुए। क्या हुए, हाइब्रिडाइज, ठीक है। अब ये गोल मटोल था जो जितना ज्यादा स्पेस घेर रहा था ये, तो इसकी एनर्जी कम थी, और ये पतले पतले थे तो इनकी एनर्जी ज्यादा थी। अब क्या हुआ, पतलों ने इसको मोटा, पतलों ने इसको पतला किया इसको,
और एस ने पतलों को मोटा किया। वो कैसे हुआ वो भी समझाऊंगा। अभी के लिए देखो, इसकी एनर्जी कम थी तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, और उनकी एनर्जी ज्यादा थी तो उनकी एनर्जी घट गई। तो ये 3 ऑर्बिटल तो पी के और 1 ऑर्बिटल एस का मिला के क्या बन गए, 4 ऑर्बिटल बन गए। 1 एस का था, 3 पी के थे, तो मिला के इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन हुई वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे हाइब्रिडाइजेशन हुई है। अभी क्या है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। क्या होती है, एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी के लिए देखना कैसे क्या हुआ होगा। 1 एस का आया और 3 पी के थे, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कुछ अपने आप में वो क्या हुए, हाइब्रिडाइज हुए। तो क्या हुआ, ये जो पतले पतले थे मोटे हुए तो इनके बीच में रिपल्सन होगी, और ये जो 90 डिग्री के एंगल पे थे वो ज्यादा दूर जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कुछ ऐसे बने, अब मोटे हो गए। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको शायद लग रहा होगा टेट्राहेड्रल है नहीं। ठीक है, देखो पहले पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे मान के चलते हैं। तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव से ओवरलैप क्या होगा, तो ये मोटा हो गया होगा, और नेगेटिव क्या हो जाता था, पतला हो जाता था। ठीक है, तो मान के चलो ये तो मोटा हो गया, जो पतला था वो मोटा हो गया, और जो नेगेटिव वाला था वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो पतला था वो मोटा हो गया, पॉजिटिव वाला, और जो इसका नेगेटिव था वो पतला हो गया। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें मैंने बताया था कैसे ओवरलैपिंग होती है और कैसे ये मोटे पतले होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जैसे पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप वहां पे समझाए थे मैंने आपको। तो यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैप होगा तो ये मोटे हो जाएंगे, और इसमें नेगेटिव ओवरलैप हुआ तो ये पतला हो गया। सिमिलरली इनको भी बता देता हूँ, ये पतला हो गया, ठीक है, और ये पतला हो गया। ठीक है, अब क्या होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, एक जैसे हो जाते हैं सारे। ठीक है, इस ये जो था ना, ये पतले के साथ मिलके थोड़ा पतला हो गया। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ही बन गया। अभी क्या है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनी है। अब आपको दिख नहीं रही होगी टेट्राहेड्रल कैसे होता है भाई, मैं अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो कुछ ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है भाई। मैंने वेस्टर थ्योरी में आपको बताई थी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, आपको बिल्कुल आनी चाहिए, सपने में भी याद रहनी चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई जगा के भी आपसे पूछे ना, सोते हुए जगा के पूछे आपको, तो भी आपको ये पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती है भाई, दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं, ये लोग अभी आपको दिख रहे हैं, तो आप इसको कुछ ऐसे समझो कि ये बाहर की तरफ आया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों ऑर्बिटल ये पीछे की तरफ गए और ये ऊपर है। ठीक है, अब देखिए इतनी बात होगी हमारी। तो ये कुछ ऐसे बनते हैं भाई, कुछ ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होती है, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए, ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो जुड़ेगी ना, जो हाइड्रोजन जुड़ेगी, उस हाइड्रोजन में जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस प्रकार से हुई है, आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन की नीड कहाँ पे पड़ी, वो मैंने बताया कि हम लोग बगैर हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये ऑर्बिटल पहले तो 90 डिग्री पे थे, फिर जब हाइड्रोजन जुड़ी तो 109.28 पे कैसे हो गए। ठीक है, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट पे कैसे हो गए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन हुआ कि आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और एक दूसरे से कैरेक्टर एक्सचेंज करते हैं, और कैरेक्टर एक्सचेंज करके कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं कि इनकी जो आपस में रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाए। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन होती है तो क्या होता है। देखिए अभी क्या है, आप
आपको हाइब्रिडाइजेशन जब करवाते हैं तो कुछ टर्म्स याद रखनी है। फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं मैं आपको। फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स क्या हैं उसकी बात करता हूं। देखिए, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना, उनमें क्या होगा, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी होगी। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव इक्वल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल बने हैं ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं, मतलब इसको भी sp3 इस ऑर्बिटल, इन सब ऑर्बिटल को sp3 ऑर्बिटल बनोगे और सबकी एनर्जी क्या है, सेम दिख रही होगी आपको। तो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव इक्वल एनर्जी, एक बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो इनमें दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले थे, देखो एक ये था और 3 ये थे, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, आप नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन टू फॉर्म हाइब्रिड orbital is equal to number of hybrid orbital form, hybrid orbital form। ठीक है, तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन हुए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, और क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना, ये मेन बात आपको ध्यान रखनी है, जो छोटी मोटी बात है वो भी बता देता हूं। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना, लगभग सेम एंगल के होते हैं। ठीक है, सेम एंगल पे ओरिएंटेड होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये थी थर्ड बात। ठीक है, ये बात होगी भाई। अभी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए जरूरी नहीं है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही हो, हमारे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन can also hybridize। ठीक है, ठीक है, तो अनपेयर और पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी भाई। अभी क्या है, जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं वो बेटर बॉन्डिंग करेंगे एज कंपेयर टू एटॉमिक बॉन्डिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म मोर स्टेबल bond than parent atomic orbital। ठीक, तो जो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे ज्यादा अच्छे जो बॉन्ड बनाएंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो हाइब्रिड होने जा रहे हैं, ये सारी बात आप ध्यान रखनी है आपको। जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड होना चाहते हैं, मतलब आपस में कॉम्बाइन होना चाहते हैं, उनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए।
द atomic orbital which get hybridized have almost similar energy, तो इनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, ये बात होगी। ठीक है, अब और ज्यादा एक दो पॉइंट की बात करूं तो क्या है, हाइब्रिड होने के लिए एक्साइटेशन जरूरी कंडीशन नहीं है, बगैर एक्साइटेशन के भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। वो हम आगे कल के मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्साइटेशन is not necessary condition for hybridization। ठीक है, तो एक्साइटेशन जरूरी नहीं है भाई कि हो। ये दो चार पॉइंट जो मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिया वैसे तो, ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं। जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे, और दूसरी बात जो हाइब्रिड होना चाहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी थोड़े बहुत आपका चल जाएगा काम। ठीक है, बाकियों को थोड़ा बहुत वैसे भी याद रख लोगे तो चल जाएगा काम। बाकी ये दो चीजें पॉइंट ध्यान रखना, नेक्स्ट लेक्चर में भी इसकी बात हम करेंगे। तो आज के लिए अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इस लेसन को ध्यान रखना और लेक्चर को ध्यान रखना, और अगले लेक्चर में इस लेक्चर की भी बात होंगी तो इसको याद रख के हम आगे बात करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होने वाली है कल के नेक्स्ट लेक्चर में होने वाली है, उस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगी कि किसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन करनी है। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल को देख के हम कैसे बता सकते हैं इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो कल का लेक्चर ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी के लेक्चर में हमने थोड़े बेसिस पढ़े हैं कि क्यों होती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।